रही बात और क्रश की रही बात, तो क्रश तो आज हम समझ पाए कि क्रश प्यार को ही कहते हैं। सेवन्थ स्टैंडर्ड में हुआ था। अच्छा, सातवीं में ही हो गया। सातवीं में हो गया था। वो प्यार था कि बेवकूफ़ी नहीं बातें थी, पर हो गया था। अच्छा लगता था जब भी उसको जी। देखते थे। गाना गाते होंगे। और नहीं, गाना नहीं गा पाते थे, तब भी गाना नहीं गा पाते थे, आज भी गाना नहीं गाते थे। हाँ, उस समय की घटना याद है कि उस लड़की ने शिकायत कर दिया था और जी। बात घर तक पहुंच गई थी, तो स्कूल्स में भी मारे गए थे, घर पे भी मारे गए थे, जी। लेकिन देखना नहीं छोड़ा था। वो दौर चिट्ठियों और ग्रीटिंग कार्ड्स का दौर था, तो कभी ग्रीटिंग कार्ड या कोई गुलाबी सी चिट्ठी आपने लिखा उसके लिए? नहीं, मैं आपको बताया कि मैं एक ऐसे गांव से हूं जहां पर ग्रीटिंग्स कार्ड और का मतलब नहीं था। हाँ, चिट्ठी का मतलब था, पर चिट्ठी लिखना नहीं आता था। जी। तो देखने में सुकून मिलता था और देखने में पिटाई भी हो गई थी। और बैड लक कि 8वीं क्लास में हम लोग साथ थे और एक दिन पता चलता है कि जिसको हम देखते थे उसको सांप ने काट लिया और इस दुनिया से वो रुखसत कर गई। अच्छा। वो उसके बाद तो फिर ऐसा कुछ क्रश नहीं हुआ। जी। फिर पढ़ाई की तरफ ध्यान चला गया, फिल्म की तरफ ध्यान चला गया। लड़कियों में फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। जी। फिर सीधे आप जो है अपने वैवाहिक जीवन में उतर। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज हम लोग एक बार फिर वापस आए हैं अपने चैनल गाँव गाथा पे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में हम लोगों का बाहर निकलना नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में कुछ इंटरव्यू की श्रृंखला रह गई थी, एक बार हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। और इस इंटरव्यू की श्रृंखला में आज हम लोग आपको रूबरू कराते हैं अपने चैनल पे एक ऐसे मशहूर डायरेक्टर से, जो भोजपुरी के डायरेक्टर हैं, जो जिनको किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। और मैं आज उनसे रूबरू कराऊंगा। श्री संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं और हम उनसे मुखातिब कराते हैं, आपको ले चलते हैं उन्हीं के पास और जानते हैं उनके जीवन के कुछ पहलू और आने वाली उनकी कुछ फिल्में, अभी लॉकडाउन में वो कर क्या रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें। तो आइए हम लोग चलते हैं। भैया, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले तो गांव गाथा के सभी दर्शकों को हमारा संजय श्रीवास्तव का नमस्कार और धन्यवाद। आपने एक बार फिर मौका दिया अपने चैनल के सामने बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र जी और बृहस्पति भैया जी। अ, अभी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं थोड़ी सी। हमने देखा कि अभी पिछला इतना लंबा लॉकडाउन चला, उसके बाद इन लॉकडाउन के बाद कुछ फिल्में रिलीज हुई और फिर अचानक से एक बार लॉकडाउन लग गया। तो कितना फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है इस समय? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान का तो कोई आंकड़ा नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि इतना नुकसान हो रहा है कि आने वाले कई साल लग जाएंगे हम लोग को सुधरने के लिए। जी। पिछले लॉकडाउन में तो चलिए ठीक है, हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को समझ पाए थे, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी इंडस्ट्री खुली और ख़ासकर हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ने बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ा था, रफ्तार पकड़ा था। जी। धड़ाधड़ ऐसा, फिल्में रिलीज हाँ, होनी ऐसा शुरू लग हुई रहा थी। था धड़ाधड़ बन भी रही थी। एक साथ हम्म। 30-30, 40-40 फिल्में फ्लोर पे थी हम्म। और सारे एक्टर, टेक्नीशियन, डायरेक्टर सब कोई बिजी था। और हमारी जो इंडस्ट्री थी भोजपुरी, उसमें तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, लेकिन अचानक से फिर जो ये सेकेंड वेव्स की एक लहर आई जी। फिर सबको रोक दिया। इसने काफ़ी नुकसान किया। काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान एक बर्दाश्त की जा सकती है। बस लोगों की ज़िंदगियाँ बचे रहें, ज़िंदगी रहेगी तो लोग हम लोग फिर कमा लेंगे। ठीक है, नुकसान होता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। जी। जी। तो अभी थोड़ा सा हम लोग अभी फिल्म इंडस्ट्री से हट के थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानेंगे। कहाँ से शुरुआत हुई, बैकग्राउंड क्या रहा है आपका, फिल्मों के पहले क्या थिएटर में थे आप, और कहाँ से मोटिवेशन मिला कि नई फिल्म इंडस्ट्री में जाना है? अगर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाते तो क्या होते? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं बस्ती ज़िले के एक छोटे से गांव से हूं, जहां सिनेमा, थिएटर, कल्चर, ड्रामा, या समझ लीजिए कि कला नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हुड़दंगा ही थी। कैरियर को लेके कोई ग्राफ नहीं खींचने कोई वाला था, गंभीरता नहीं कोई दिखती थी। गंभीरता नहीं थी। जी। ये रोग और ये चीज़ मुझे कहाँ से लगी मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद गांव के गाथा में दर्शकों को एक बात कहना चाहूँगा जी। कि आपके आसपास के गांव में तालाब होता था और तालाब में जलकुंभियाँ बहुत होती थी। हम्म। तो उस जलकुंभी को निकाल कर हम लोग टीला बनाते थे और अच्छा। हमारे गांव में रामायण होता था। चूँकि रामायण में पार्ट करने को नहीं मिलता था ड्यू टू रीजन अब कि हम श्रीवास्तव हैं अच्छा। और घर वाले पसंद भी नहीं करते थे, तो हम कुछ दोस्तों की मंडली थी,
तो अपनी सारी भड़ास वही निकालते थे। तो एक जरिया कह लीजिए कि रामलीला ही एक देन है जो कुछ अंदर आया और धीरे धीरे फिर भूल गए थे बीच में। कुछ प्रेशर था घर वालों का कि नहीं पढ़ाई करना है आपको, सब कुछ करना, पढ़ने में ठीक ठाक थे, लेकिन फिर अचानक से लगा कि नहीं पढ़ाई नहीं हो सकती और हमको यही करना, नौकरी नहीं कर सकते जी। और फिर बिना बताए हुए एक दिन घर से भाग गए। और घर से भागने में हमारे मरहूम बड़े भाई साहब का बहुत साथ था। अच्छा, और उनको पता था कि आप किस काम के लिए हाँ, बाहर जा रहे हैं? उनको पता था और वो बचपन से ही मतलब जब से वो जानते थे, हम्म। तो वो भाई कम दोस्त ज़्यादा थे। जी। इस दुनिया में नहीं है वो, लेकिन वो अच्छा। हमेशा यही कहते थे कि जो तुम्हें करना है तुम करो, और मुझे लगता है कि जो तुम करना चाहोगे एक दिन कर लोगे और तुम्हारी वजह से परिवार को जाना जाएगा, नाम रोशन होगा। जी। कोशिश यही है कि जाना जाए, अभी तो जाना नहीं पाए हैं। आपके लिए बहुत बड़े मोटिवेटर साबित हुए वो। मोटिवेटर से बड़ी चीज़ अगर मैं कहूँ तो मेरे सब कुछ वही थे। मतलब पिता से भी बढ़कर मेरे लिए वो थे। बहुत प्यार हम बच्चों को करते थे, हम 3 भाइयों को। और पिताजी उनसे पहले एक्सपायर हुए थे 2005 में, पर 3 साल हमारे साथ थे पिताजी के एक्सपायर होने के बाद। तो अभी अभी जो है मतलब हम ये जानना चाहेंगे कि पहली फिल्म आपको कहाँ से मिली, कौन सी मिली और किस तरह का अनुभव उस पहली फिल्म के साथ आपका रहा? पहली फिल्म मेरी एक बहुत छोटी सी फिल्म थी। संजय बॉलीवुड नाम के एक व्यक्ति हैं, एक दिन उनका फ़ोन आता है। मैं असिस्टेंट था तब पहले, और असिस्टेंट में मेरा एक नाम था, मुझे बुलाया जाता था और मैं मुँह मांगे पैसे लेता था। बात आई एक फ़िल्म की, तो वो फिल्म का नाम यादव जी था और उसमें टोटल न्यू कमर थे, लेकिन मुझे एक शुरुआत करनी थी। जी। तो मैंने बोला चलो शुरुआत करते हैं। तो लेकिन वो शुरुआत अच्छी रही। उसके बाद फिर दूसरी फिल्म मुझे मिल गई, तीसरी मिली, चौथी मिली, पाँचवीं मिली। लेकिन एक सबसे बड़ा मेरा नुकसान हुआ, मैं बहुत जल्दी डायरेक्टर बनने के चक्कर में जो एक लर्निंग का प्रोसेस था वो थोड़ा सा खो दिया, मैं मिस कर दिया। क्योंकि मैं हिंदी में था तो हिंदी में बहुत अच्छा सीख रहा था, लेकिन हिंदी के जब डायरेक्टरों को देखता था कि यार बहुत रिस्पेक्टेड पोस्ट है, बहुत इज्जत मिलती है, तो बहुत जल्दी डायरेक्टर बनने और रिस्पेक्ट पाने के चक्कर में बहुत कुछ मिस कर दिया। आज उसकी कमी खलती है, वैसे ही कमी खलती है जैसे माँ बाप कहते थे पढ़ लो बेटा, तब ऐसा लगता था बेवकूफ़ है। आज लगता है कि नहीं, पढ़ लिए होते तो बहुत कुछ होता। अभी आपने बात कही कि मतलब रिस्पेक्ट की, तो क्या बॉलीवुड या और भोजपुरी सिनेमा में क्या ये अंतर है रिस्पेक्ट का जो आपने बताया? क्या वहाँ पे रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है और यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट जो है कम मिलती है? हाँ, बिल्कुल सही है। सच्चाई है कि हिंदी के जो डायरेक्टर हैं उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट्स मिलता है। जो भी हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं, मैं जिसके साथ रहा हूँ, मतलब उनके लिए डायरेक्टर ही सब कुछ होता है। और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में डायरेक्टर की थोड़ी सी गरिमा हम डायरेक्टरों की वजह से ही नीचे, क्योंकि हम स्टैंड नहीं कर पाते हैं कुछ चीज़ों को लेके। कहीं ना कहीं हम लोग मजबूर हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके इंटरनली, तो थोड़ा सा है, रिस्पेक्ट तो कम है और दुख भी होता है। जी। तो अभी जो है जैसे आपने बताया कि हम निकल पड़े, आप निकल पड़े और फिल्में करने लगे। इसके पहले क्या इन फिल्मों की वजह से कॉलेज लाइफ जो आपकी थी वो प्रभावित हुई? आपने मतलब एजुकेशन कहाँ तक पढ़ाई किया और कैसे वो यात्रा पूरी हुई? नहीं, ग्रेजुएट मतलब पढ़ाई मेरी कभी प्रभावित नहीं हुई। कभी पढ़ाई में पीछे नहीं रहा, क्योंकि एक अपने आप को मैंने टाइम दिया था कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। क्योंकि श्रीवास्तव फैमिली से हूँ तो पढ़ाई बहुत मायने रखती थी। वो पढ़ाई कैसे भी होनी चाहिए, आप नकल करके पास हो या कैसे भी पास हो, पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जी। लेकिन डिग्री मैंने एक्चुअल लिया है डिग्री, कभी हम लोगों ने कोशिश नहीं किया कि कुछ किया, चाहे वो हाई स्कूल रहा हो, इंटर रहा हो, ग्रेजुएशन रहा हो। जी। और ग्रेजुएशन हमने 2 जगह से मिक्स किया था। केडीसी से फर्स्ट ईयर है और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं अगर आप अच्छा मार्क लेके आते हैं। पढ़ाई पे कभी हावी नहीं रहा मेरा सिनेमा, क्योंकि भाई साहब ही कहते थे कि पढ़ लो, उसके बाद तुमको आखिरी में तो वही करना है। तो पहले पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद मैं वहाँ निकल गया। इसके बाद कभी थिएटर भी आपने किया? हाँ, बॉम्बे में जब पहली बार गया था तो ये समझ लीजिए कि वो चौड़ी चौड़ी रोड मुझे नहीं समझ में आ रही थी,
क्योंकि उतनी बड़ी रोड उतना बड़ा लाइफ स्टाइल कभी लाइफ में देखा नहीं था, तो बहुत कंफ्यूज चल रहे थे कि करना क्या है। करना क्या है। तो एक्टरों का इंटरव्यू सुनते थे, लोगों का इंटरव्यू सुनते थे, यार थिएटर करना है, जी। थिएटर करना, पर थिएटर के बारे में जानकारी नहीं थी। थिएटर बाद में समझ में आया कि जो वहाँ थिएटर बोला जाता है वो एक्चुअल हमारे इधर नाटक था, और नाटक जो एक है विधा है उसको वहाँ लोग थिएटर बोलते हैं। तो थिएटर खोजने में मुझे कम से कम 6 महीने लग गया कि थिएटर होता कहाँ पर। और एक दिन पता चलता है पृथ्वी थिएटर एक जगह है जी। जो संजना कपूर जी हैंडल करती थी, जी। शशि कपूर साहब का। जी। वहाँ पहुँच गए तो हमारे जैसे हमसे अच्छे सीनियर्स बहुत सारे बच्चे थे जो प्रैक्टिस हुई, धीरे धीरे लोगों से मिलता चला गया। कुछ ही दिन थिएटर किया, लेकिन थिएटर में एक्टिंग बहुत कम किया। जी। क्योंकि मेरे एक उसी दरमियान में एक मित्र हुआ करते थे, वो कहते थे कि एक्टिंग पर्दे पे उतनी, मतलब थिएटर पे कम करो, पीछे ज़्यादा रहोगे क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये नहीं बताया थे क्या सीखने को मिलेगा, लेकिन सच में मैं पीछे रह के बहुत कुछ सीखा। तो स्टेज परफॉर्मेंस बहुत कम दिया, पर थिएटर किया है, काफ़ी किया है। थोड़ा सा हम लोग इस फिल्मी दौर से बाहर निकलते हैं और कुछ आपके जीवन की व्यक्तिगत बातें मैं जानना चाह रहा हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ। जैसे सबकी लाइफ में होता है 16 बरस वाला प्यार, तो कभी आपके जीवन में ऐसा कुछ आया, कोई अट्रैक्शन, कोई क्रश या कोई रियल वाला लव आपके लाइफ में आया, या फिर जिम्मेदारियों ने आपको इतना जिम्मेदार बना दिया कि आप जो है ये गुलाबी सा जो टाइम होता है उसको आपने खो दिया? नहीं, इतनी बड़ी भी जिम्मेदारी नहीं थी हमारे ऊपर, और जिम्मेदारियों ने कभी हमें वो नहीं किया, परेशान नहीं किया। क्योंकि पहले पापा जी थे, पापा जी अच्छे से थे, फिर भाई साहब आए। हाँ, 2008 के बाद थोड़ी सी जिम्मेदारियां बन गई, क्योंकि 3 भाई थे, बहनें थी, सबको सेटल करना था, थोड़ी सी बड़ी। लेकिन उसके पहले फुल ऑन लाइफ स्टाइल जी है। हाँ, प्यार रही बात और क्रश की रही बात, तो क्रश तो आज हम समझ पाए कि क्रश प्यार को ही कहते हैं। 7th स्टैंडर्ड में हुआ था। अच्छा, 7वीं में ही हो गया? 7वीं में हो गया था। वो प्यार था कि बेवकूफ़ी नहीं बातें थी, पर हो गया था। अच्छा लगता था जब भी उसको देखते थे। गाना गाते होंगे? नहीं, गाना नहीं गा पाते थे, तब भी गाना नहीं गा पाते थे, आज भी गाना नहीं गाते थे। हाँ, उस समय की घटना याद है कि उस लड़की ने शिकायत कर दिया था, और बात घर तक पहुंच गई थी। तो स्कूल्स में भी मारे गए थे, घर पे भी मारे गए थे, लेकिन देखना नहीं छोड़ा था। वो दौर चिट्ठियों और ग्रीटिंग कार्ड्स का दौर था, तो कभी ग्रीटिंग कार्ड या कोई गुलाबी सी चिट्ठी आपने लिखा उसके लिए? नहीं, मैं आपको बताया कि मैं एक ऐसे गांव से हूं जहां पर ग्रीटिंग्स कार्ड और का मतलब नहीं था। हाँ, चिट्ठी का मतलब था, पर चिट्ठी लिखना नहीं आता था। तो देखने में सुकून मिलता था, और देखने में पिटाई भी हो गई थी। और बैड लक कि 8वीं क्लास में हम लोग साथ थे, और एक दिन पता चलता है कि जिसको हम देखते थे उसको सांप ने काट लिया और इस दुनिया से वो रुखसत कर गई। वो उसके बाद तो फिर ऐसा कुछ क्रश नहीं हुआ। फिर पढ़ाई की तरफ ध्यान चला गया, फिल्म की तरफ ध्यान चला गया, लड़कियों में फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। फिर सीधे आप जो है अपने वैवाहिक जीवन में उतर आए? नहीं, वैवाहिक जीवन में उतरने से पहले फिर हुआ। अच्छा। मैडम से ही हुआ। मैडम से रिश्तेदारी में हो गया, लेकिन वो प्यार नहीं कह सकते, वन साइड था, बातचीत होती रही। और ये था कि शादी इन्हीं से करनी है, शादी भी हो गई अच्छे से। तो लव कम अरेंज मैरिज थी ये? टोटल अरेंज मैरिज है। लव मैरिज सिर्फ मैं ही जानता हूँ, बाकी कोई नहीं जानते हैं। ये रहस्य है? ये रहस्य है। और जब से वाइफ मेरी लाइफ में आई है, मतलब दुल्हन बन के, अर्धांगिनी बन के, तब से जीवन में जो भी मैं सोच रहा हूँ या जो भी मैं चाह रहा हूँ, वो भले एक दिन लेट मिलता है, लेकिन मिलता जाता है। और इवन आने के बाद बहुत सारी चीज़ों की कमी पूरी हो गई। आज ऊपर वाले की दुआ से घर है, सब कुछ है, सब लोग सेटल है। उसके पहले थोड़ी सी फैमिली बिखरी हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाएंगे। लेकिन 2012 के बाद परिवर्तन जो हुआ है, और आज मतलब 2012 के पहले कह लीजिए कि शायद जेब में 5,000 रुपये भी एक साथ नहीं रहते थे। आज तो ऊपर वाला महादेव के आशीर्वाद से और अर्धांगिनी के साथ से बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब एक कामयाब डायरेक्टर के पीछे एक कुशल गृहिणी का ही हाथ है? हाँ, वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है जब से वो आई है, क्योंकि शादी हमारी हुई थी अप्रैल में, 25 अप्रैल सन 2012 को हमारी शादी हुई थी। और 9 मई
सन 2012 को मुझे एज ए फिल्म डायरेक्टर का ऑफ़र आ गया था। अच्छा शूट हुई थी जुलाई में, लेकिन ऑफ़र आ गया था मई में ही। जी। तो उनके आने के बाद ही शुरुआत हुआ है मेरे करियर का। तो अभी जो है वर्तमान में अभी जब से लॉकडाउन खुला है तो आपने भी लगातार फिल्में की हैं, तो कुछ उन फिल्मों के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को कि मतलब किस लेवल की। हाँ, एक क्वेश्चन मुझे और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे पहले की जो भोजपुरी फिल्में हुआ करती थी, जैसे आप नदिया के पार देखेंगे, गंगा दुल्हा पार के देखेंगे, उसमें एक क्लास हुआ करता था। बीच में भोजपुरी सिनेमा का जो दौर था बड़ा ही गंदा गुजरा, अश्लीलता इसमें फैली, द्विअर्थी संवाद में गाने लिखे गए और आइटम सॉन्ग्स डाले गए बेहुदा और भद्दे किस्म के। तो इसने भोजपुरी भाषा का और भोजपुरी सिनेमा का कितना नुकसान किया, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर, अगर आप जो पिछले नदियाँ पार कह रहेंगे तो वो दौर बहुत सुनहरा दौर था जी। उस दौर के लोग कभी भी इंडिविजुअल नहीं रहे थे। गांव में एकता रही थी, शहरों का कम प्रभाव था, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब एकल नहीं थी। आज जो है वो एकल हो गया है। और आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि भोजपुरी को नुकसान क्या हुआ है। तो भोजपुरी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि हम भोजपुरी में रहते हुए भी अगर कोई हम लोगों से पूछे आप लोग क्या करते हो, तो नज़रें झुक जाती हैं कि हम कॉन्फिडेंस में बता नहीं पाते कि हम लोग भोजपुरी फिल्म करते हैं। इससे बड़ी क्षति तो और कुछ नहीं हो सकती। अभी आए दिन एल्बम्स भी इस तरह के कुछ रिलीज हो रहे हैं जिसमें द्विअर्थी संवाद और फूहड़ता वाले जो डांस के स्टेप्स हैं वो परोसे जा रहे हैं। तो इनका भी समाज पे बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अभी इस तरह से बना रहे हैं वो कौन सी मानसिकता लेके बना रहे हैं। हम लोग के भोजपुरी का ये कल्चर रहा ही नहीं है। भौजी हो या घर की भौजी हो, घर की भौजी हो, गांव की भौजी हो, हमने कभी ढोंढी नहीं देखी थी। जहाँ तक मैं अपने कल्चर से या बिहार या जो भी भोजपुरी कल्चर से बारे में जानता हूँ, ये लोग कहाँ से आए और इन लोगों ने इतनी ओछी मानसिकता की सोच कैसे रख के और अपने आप को चीज़ों, और सबसे ज़्यादा तो ओछी मानसिकता मैं उनकी मानूंगा जो इस चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए देख रहे हैं। अरे भाई, आप मत देखो ना, आप लोग उस चीज़ों को देखते हैं? आप लोग उन चीज़ों में देखिए। आपके इधर बहुत सारे लोक संगीत हैं जिसमें कभी नहीं हुआ था। अभी हम एक अवार्ड शो में गए हुए थे और लकली अवार्ड में ऐसे अवार्ड डायरेक्टर का भी मिला था, बेस्ट सरस सलील। उसमें एक कहरवा का नृत्य हुआ था। मैं मेरे लाइफ में मुझे लगता है कि मैं 41, 42 का हूँ, मैं पहली बार देख रहा था। और बीइंग एज ए डायरेक्टर तो बहुत दूर की बात थी, बीइंग एज ए ऑडियंस मेरी नज़र नहीं हट रही थी। और वो करीब 45 मिनट टू 1 आवर्स का प्रोग्राम था और मैं सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था क्योंकि बैठ के ऐसा लग रहा था मैं मिस कर दूंगा कुछ। तो मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फूहड़ता हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं जो हम लोग परोस रहे हैं। और कहीं ना कहीं भोजपुरी मतलब इससे बहुत नीचे गई है, लेकिन उबरने की कोशिश में लगे हैं जी। तो संजय श्रीवास्तव जी कितना इस बात से मतलब इत्तेफाक रखते हैं कि मतलब भोजपुरी में इस तरह की अश्लीलता नहीं परोसी जानी चाहिए, और आप इस मामले में क्या कहते हैं कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट में डिमांड होती है कि इस तरह के आइटम सॉन्ग हैं या जो भी है, तो क्या आप उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा पाते हैं या फिर सारी चीज़ें प्रोड्यूसर के ही हाथ में चली जाती हैं? नहीं, पीछे लास्ट कुछ फिल्में थी जब हम लोग आपत्ति करते थे लेकिन मजबूर हो जाते थे कि नहीं होता था क्योंकि उस समय दौर ऐसा था। लेकिन अभी बदल गया है। अभी तो हमारे पास स्क्रिप्ट ही मतलब शॉर्ट होके आती है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती है कि हम उसको हटा सकें। और आज अभी हम डायरेक्टरों को इतनी फ्रीडम मिल गई है कि हम लोग वल्गर शूट नहीं करते और मना कर देते कि नहीं भाई वल्गर शूट नहीं कर पाएंगे। तो इतनी फ्रीडम मिली है। और ये बहुत ज़्यादा जो कुछ फिल्में भी पीछे आई थी उनकी देन है। और सबसे ज़्यादा जो देन है वो B4U चैनल्स की देन है कि जिन्होंने पारिवारिक फिल्में का एक प्रमोट किया कि नहीं मुझे ऐसी फिल्में चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। और बस उसकी वजह से एक बयार जैसी बह रही है। तो शायद इस बयार में कुछ कचड़े जो हैं उड़ के कहीं और चले जाएं, किसी और इंडस्ट्री को बर्बाद करेंगे, जाएंगे लेकिन ये रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। तो अभी आपकी कौन सी आने वाली फिल्में हैं जो अभी आपने हाल में शूट किया है, और या फिर पिछले लॉकडाउन के बाद जो ओपन हुआ लॉकडाउन तो आपने शूट किया है, तो कुछ हमारे दर्शकों को ये भी आप बताएं कि कौन कौन सी फिल्में आपकी आने वाली हैं?
पिछले लॉकडाउन के बाद जो मैंने पहली फ़िल्म शूट की थी, उस फ़िल्म का नाम था सैयाँ हमार धनवान बा। उसके बाद फिर मैंने किया दूल्हा अनसेल किया, फिर रक्त चरित्र किया, मैंने दिल तुझको दिया। वहाँ से निकल के फिर अमानत किया, गुंडों की आएगी बारात किया, और वहाँ से जब निकला तो प्रीतम प्यारे किया। प्रीतम प्यारे के बाद सतरंगी बालम करना ही था कि कोरोना ने बोला नहीं, अभी बालम लोग ज़रा अंदर जाके घर के बैठो। जी जी। फिर लॉकडाउन लगा दिया था, फिर शुरू हो जाएगा। इतनी फिल्में हैं अभी आने के लिए। अच्छा, तो इन फिल्मों में मतलब जो ये फिल्मों की आपने श्रृंखला गिना दी हमें, लंबी चौड़ी श्रृंखला थी, शायद ही किसी डायरेक्टर के पास इतना काम रहा होगा और इतना बिजी शेड्यूल रहा होगा किसी डायरेक्टर के पास। तो इसमें आपको अपने हिसाब से कौन सी बेस्ट फिल्म लगी जिसकी स्क्रिप्ट एक कसी हुई स्क्रिप्ट हो, गाने कसे हुए हों, जो दर्शकों को बांध सकती है और फैमिली के साथ, सबसे बड़ी बात फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं उसको? अभी हम एक फिल्म और बीच में किए थे, कितने दूर कितने पास, बस्ती में किया था, उसका नाम बताना भूल गया था मैं। मतलब धनवान, दूल्हा अनसेल, रक्त चरित्र हो गया, मैंने दिल तुझको दिया हो गया, अमानत हो गया, गुंडों की बारात, कितने दूर कितने पास, और लाइक प्रीतम प्यारे। अगर इन सारी फिल्मों में मैं बोलूँगा कि एक्चुअल कौन सी फिल्म है जिसे आप दे सकते हैं, तो मेरी नज़र में दो फिल्म हैं जी। अभी एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, दूल्हा अनसेल। वो मतलब कमाल की स्क्रिप्ट थी, कमाल के एक्टर्स थे, कमाल के, मतलब ये कह लीजिए कि एक नपी तुली फिल्म थी वो। और दूसरी एक फिल्म आप लोग देखेंगे, अमानत। अच्छा। मतलब उसको भी आपको देखने लायक है कि इंसान के अंदर इंसानियत अभी मरी नहीं है जी। अभी जिंदा है। और ये दोनों फिल्में जो मुझे लगता है कि इस दौर की जितनी भी फिल्में की हैं, मैं अगर पॉइंट आउट करूं तो 10 ऑफ 9 में 9 मतलब इन लोगों को दूंगा मैं। बाकी सारी फिल्में भी अच्छी हैं। प्रीतम प्यारे कॉमेडी फिल्म है, गुंडों की आएगी बारात कैसे आएगी वो भी आप लोग देखेंगे, एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म है, अच्छी है वो। कितने दूर कितने पास भी अच्छी है, मतलब वो धनवान भी अच्छी है। धनवान एक हर आदमी अपने आप को धनवान समझता है, कोई प्यार का धनवान है, कोई पैसे का धनवान है, तो उस बेस से स्टोरी है। तो ओवरऑल जितनी भी फिल्में की हैं सब कोई ना कोई कंटेंट्स पे ही डिपेंड रही है। मतलब सबकी स्क्रिप्ट जो है बहुत ही उम्दा है। तो अभी जो है हम लोग थोड़ा सा इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं, तो चलते चलते हम चाहेंगे कि आप अपनी कुछ फिल्मों को हमारे दर्शकों को सजेस्ट करना चाहें कि जो उनको देखनी ही देखनी चाहिए, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ सजेस्ट करें। हाँ, दर्शकों के लिए जो अभी हमारी लास्ट फिल्म में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी, आप देखिए, न्यू कमर्स फिल्म थी, दामाद हो तो ऐसा। अच्छा। कि बेटा तो सबकी सेवा करता है, दामाद क्या करता है अपने ससुराल के लिए, आप उस फिल्म को देख लीजिए। प्यार हमारा अमर रहेगा, उसको देखिए। लास्ट जिसके लिए मुझे अवार्ड मिला था, कसम पैदा करने वाले की, देख लीजिए। और लाइन से जो भी मेरी फिल्में, जितनी भी फिल्में आ रही हैं जी। मैं वादा करता हूं और प्रॉमिस करता हूं, और आप लोग को किसी भी मोड़ पे मिल जाऊंगा तो आप लोग जो मुझे सुनाना चाहें सुना दीजिए। क्योंकि जितने भी फिल्में मैंने की हैं वेरिएशन के साथ किया है, और किसी भी फिल्म में आपकी नज़र नीचे नहीं होगी कि यार ये क्या दिख रहा है, ये क्या कर रहे हैं लोग। मतलब आप पूरी तरीके से फैमिली के साथ बैठकर उनको देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं आप, और आप देखिएगा। अगर आपको लगे यार मुझे नज़रें झुका के देखना पड़ा, या हटाना पड़ा, या चैनल चेंज करना पड़ा, तो आप प्लीज़ मुझे संपर्क कीजिएगा। मैं आपकी सारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी मुझे बोलेंगे मैं सर झुका के सुनूंगा, और आगे भी ऐसे ही कोशिश रहेगी, ऐसे ही फिल्में बनाऊँ। तो सर आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाली फिल्मों के लिए। और हम अपने दर्शकों को बता दें एक बार फिर से कि आप थे मिस्टर संजय श्रीवास्तव जी, जो भोजपुरी फिल्म के एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं, और इन्होंने थिएटर भी किया, ड्रामा भी किया, और एक बहुत संघर्ष के साथ यहाँ पर ये इस पड़ाव तक पहुँचे हैं। और इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करेंगे। मैं हूँ धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गाँव गाथा।